नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूपी के बुलंदशहर में युवक ने असलहे के साथ फोटो खींचकर अपने फेसबुक अकाउंट स्टोरी पर की पोस्ट। आमजन में भय कर रहा पैदा। विरोध करने वालों को 24 घंटे में भुगतने लेने का लगाया है डायलॉग। युवक का हथियार समेत फोटो और उसकी फेसबुक स्टोरी का वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ वायरल। बीते दिनों युवक का किसी अन्य मामले में शांति भंग की धारा में भी चालान कर चुकी गुलावटी पुलिस। पूर्व में धारा 151 की कार्रवाई में अन्य मुलजिमों के साथ कोतवाली में खड़े हुए भी फोटो वायरल। अब हथियारों के साथ फोटो वीडियो डालकर फिर जमा रहा अपना टोला, दिखा रहा अपना बहुकाल। गुलावटी क्षेत्र के गांव खुशहालपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। हथियार के साथ दिख रहा युवक। बुलंदशहर से संपादक केशव वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बुलंदशहर से आ रही है। टाइल गोदाम की दीवार भर कर गिरी, इलाके में हड़कंप। दीवार गिरने से 2 युवक मलबे में दबे, लोगों ने बचाया। घायलों को मलबे से निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया। घटना के समय दीवार पास खेल रहा मासूम बाल बचा। बुधवार को गोदाम में उतरी थी टाइलों से भरी गाड़ी। सूचना पर पुलिस, नगर पालिका, फायर ब्रिगेड और अधिकारी पहुंचे। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में हुआ हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शहर से लेकर गांव-गांव में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की सतना जिले के मलगांव से हुई शुरुआत। साथियों, और सिटी शहरों में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह चंदेल जी के मार्गदर्शन पर राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का कार्यक्रम होता आ रहा है। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी संगठन का कार्यक्रम चालू होने लगा। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश सतना जिले के रामपुर बाखिलान कोटर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मलगांव में राष्ट्रीय संगठन प्रभारी भागवत द्विवेदी जी ने अपने गृह ग्राम से की शुरुआत और उन्होंने आह्वान किया कि सभी प्रदेशों व जिले के लोग अपने अपने गांव में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का परचम लहराने का काम करें, ताकि गांव के भी लोग जाने कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत गांव-गांव में भी पहुंच चुका है। और कार्यक्रम देखने के लिए ग्रामीण के लोगों का खुशियों से उमड़ा जन सैलाब। सभी ग्रामवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कर रहे हैं प्रशंसा। सभी गाँवों के लोग एवं प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, जिला अध्यक्ष, संभाग अध्यक्ष व पूरी जिला कमेटी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अच्छी भूमिका निभाई और गाँव के लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में बैंड बाजा, कलश जलाकर स्वागत किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आस्था, परंपरा और संस्कृति का महापर्व नाहन देवी धाम में चुनरी यात्रा के साथ शुरू हुआ 7 दिवसीय विशाल मेला। जबलपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर ग्राम ककरेटा स्थित नाहन देवी धाम में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी माता नाहन देवी को चुनरी अर्पित करने की परंपरा पूरे श्रद्धा भाव के साथ निभाई गई। मकर संक्रांति महापर्व के पावन अवसर पर आयोजित इस धार्मिक आयोजन में भक्ति से सराबोर चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के जयकारों के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर 7 दिनों तक चलने वाले विशाल मेले का भी शुभारंभ हुआ, जिसमें दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मान्यता है कि माता नाहन देवी के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। यही कारण है कि श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर यहाँ पहुँचते हैं और चुनरी चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं अर्पित करते हैं। आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन संस्कृति और आस्था की जीवंत मिसाल है। श्रद्धा ही वह आधार है जिसने मानव को विकास मार्ग दिखाया और सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी जीवित रखा। मकर संक्रांति के अवसर पर गांव-गांव में तिल के लड्डू बनाए गए। लोगों ने एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी और मेले में उमड़ती भीड़ ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की आत्मा आज भी उसकी आस्था और संस्कृति में बसती है। नाहन देवी धाम में आयोजित यह मेला न केवल धार्मिक विश्वास को सशक्त करता है, बल्कि समाज को एकता, समरसता और संस्कृति से जोड़ने का कार्य भी करता है।
तो ये हो सकता है। अभी एक दावा हमें 2-5 दिन में मिलने वाला है, हम वहाँ पे अपना काम करवा लें। तो एक दावा दावा ये भी पेश करते हैं बड़ी बीवी का तो अपन को भविष्य में साल 2 साल 3 साल में बड़ी पर्याप्त जगह मिल जाएगी और अगले 20-25 सालों के हिसाब से अपनी प्लानिंग के लिए टाइम नहीं आधा घंटा अपन एक ऐसा निश्चित समय तय करके संकल्प लेंगे कि इतने बजे हम पहुंच जाएंगे, सब अपन लोग जिम्मेदारी ले क्योंकि अपने आप जल्दी आ जाएंगे। नहीं ना डालो सॉरी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में चंदन नगर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कार से भारी मात्रा में चाइनीज मांझा ले जा रहे 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 2,46,000 रुपए कीमत का प्रतिबंधित चाइनीज डोर जब्त किया है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर जोन 4 में लगातार निगरानी और चेकिंग की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने धार रोड पर कार को रोककर तलाशी ली, जहां डिग्गी से बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। इंदौर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि पतंगबाजी के लिए केवल पारंपरिक सूती मांझे का ही उपयोग करें और प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की प्रक्रिया या उपयोग की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि किसी की जान बचाई जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर में भारत न्यूजीलैंड मैच के टिकटों को लेकर ठगी का अलर्ट, पुलिस ने जारी की चेतावनी। इंदौर में 18 जनवरी को होने वाले भारत बनाम न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच को लेकर टिकटों की भारी मांग के बीच साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर अपराधी सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट और नकली लिंक भेजकर लोगों को टिकट दिलाने का झांसा दे रहे हैं। इंदौर पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की और कहा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पोस्ट या लिंक पर भरोसा न करें। यदि टिकट के नाम पर धोखाधड़ी या संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन, इंदौर पुलिस की साइबर हेल्पलाइन नंबर 7049124445 पर संपर्क करें या नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं। इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है इंदौर में 18 जनवरी को और लोग एक्साइटेड हैं, पर मैं आपको बता दूं ऑनलाइन टिकट सेल हो चुके हैं और ऑफलाइन टिकट सेलिंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है, ना ही होने वाले हैं। इसका फायदा उठाकर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मैसेज किए जाकर टिकट्स आर अवेलेबल और आप लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच में इस तरह की कंप्लेंट आ रही है। इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज जो आ रहे हैं मैच से संबंधित, टिकट से संबंधित, कृपया करके उन पर भरोसा ना करें। ये कंप्लीटली फ्रॉड है। कृपया करके इनकी बातों में ना आए। जागरूक रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं
चर्चा आज की वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब जनप्रतिनिधि गरीबों के अनाज से खिलवाड़ करे, महिला स्व सहायता समूह सत्ता का संरक्षण और प्रशासन की चुप्पी, लोकतंत्र पे जनप्रतिनिधि जनता के सेवक कहलाते हैं। लेकिन जब उन्हीं के परिवार पर गरीबों के अनाज में मिलावट जैसे गंभीर आरोप लगे और प्रशासन महीनों तक मौन साधे रहे तो यह केवल एक प्रकरण नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल बन जाता है। सिंगरौली जिले के चितरंगी ब्लॉक के ग्राम बड़कुड़ में महिला स्व सहायता समूह के नाम पर संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान का मामला इसी विडंबना का प्रतीक है। आरोप है कि जिस दुकान का संचालन नियम अनुसार महिलाओं को करना चाहिए उसका वास्तविक नियंत्रण जनपद पंचायत अध्यक्ष सिया दुलारी साकेत के पति के हाथों में है। यही नहीं, इसी दुकान से वितरित गेहूं और चावल में नमक जैसी बाहरी वस्तुओं की मिलावट का वीडियो महीनों से सार्वजनिक है। जांच हुई, सबूत है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? इस मामले में सबसे चिंताजनक तथ्य यह है नहीं कि मिलावट का आरोप लगा, बल्कि यह है कि तहसीलदार द्वारा जांच कर उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। रिपोर्ट एसडीएम को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजी जा चुकी है। वीडियो साक्ष्य सार्वजनिक है। फिर भी ना तो दुकान का लाइसेंस निरस्त हुआ, ना एफआईआर दर्ज हुई, ना ही महिला समूह की मान्यता पर सवाल उठे। यह चुप्पी क्या दर्शाती है? प्रशासनिक असमर्थता या राजनीतिक दबाव? महिला सशक्तिकरण की आड़ में पुरुष वर्चस्व, महिला स्व सहायता समूहों को उचित मूल्य दुकानों का आवंटन महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन यदि समूह के नाम पर दुकान चलाकर पुरुष अवैध रूप से कारोबार करे तो यह योजना के मूल उद्देश्य का अपमान है। यह सवाल आजीविका मिशन से भी है। क्या मिशन यह मान्यता देता है कि महिला समूह केवल नाम के लिए हो? क्या सामाजिक ऑडिट केवल कागजी औपचारिकता है? क्या जनप्रतिनिधियों से जुड़े समूहों की निगरानी अलग नियमों से होती है? यदि इन सवालों के जवाब नहीं है तो यह योजना नहीं, संरक्षण तंत्र बन जाती है। गरीबों का राशन कोई सामान्य वस्तु नहीं, शासकीय राशन कोई व्यापारिक वस्तु नहीं, बल्कि गरीब की जीवन रेखा है। उसमें मिलावट कानूनन अपराध है, नैतिक रूप से अमानवीय कृत्य है और सामाजिक रूप से विश्वासघात है। जब यह कृत्य सत्ता के आसपास खड़े लोग करें तो यह अपराध और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि इससे लोकतंत्र में जनता का विश्वास टूटता है। एसडीएम के अधिकार और जिम्मेदारी प्रशासनिक व्यवस्था में एसडीएम के पास पर्याप्त अधिकार है। उचित मूल्य दुकान का लाइसेंस निरस्त करने का, समूह की मान्यता समाप्त करने का, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आपराधिक कार्रवाई कराने का। यदि इन अधिकारों का उपयोग नहीं होता तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे पर उठेगा। यह मामला नहीं, चेतावनी है। बड़कुड़ का यह प्रकरण केवल एक गांव का एक दुकान की कहानी नहीं है, यह चेतावनी है। यदि आज सत्ता से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कल हर गरीब को यही डर सताएगा कि उसके हिस्से का अनाज सुरक्षित भी है या नहीं। अब निर्णय प्रशासन के हाथ में, या तो वह कानून के साथ खड़ा होकर न्याय का संदेश दे या फिर चुप रहकर यह साबित करे कि गरीब का अनाज भी सत्ता की सौदेबाजी का हिस्सा है। ये देखिए, ग्राम पंचायत बड़कुड़ से गल्ला मिला हुआ है। कल ये कहाँ है? कोटा बड़कुड़। ये कोटेदार के हुए? अरे तो समूह में हैं तो हाँ, बाबूलाल अध्यक्ष हैं। और ये देखिए, गेहूं में 25 आपको कितना मिला है गल्ला? 30 किलो गेहूं में देखिए 4 किलो नमक मिला हुआ है इसमें। ये देखिए, इनके में 45 किलो गेहूं मिला है तो इनको 5 किलो नमक मिला हुआ है। तो हर कितना हो? 35 किलो में 5 किलो नमक मिला है। ये देखिए, आपका नाम क्या है? ये देखिए, उनको गल्ला मिला हुआ है, इस प्रकार से नमक गिर रहा है। ये देखिए, ध्यान से देखिए। लेकिन एवं कुछ कार्रवाई हुई? नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सड़क हादसे में ड्राइवर की मौत, खलासी गंभीर रूप से घायल। एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक लॉरी ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि दूसरी लॉरी ने खड़ी लॉरी के पीछे टक्कर मार दी। यह घटना मालदा जिले के गाजोल ब्लॉक के आलमपुर नेशनल हाईवे नंबर 12 इलाके में हुई।
हादसा बुधवार देर रात हुआ। पता चला है कि गुरुवार दोपहर 1 बजे मृतक लॉरी ड्राइवर के परिवार वाले गाजोल पुलिस स्टेशन में पोस्टमार्टम के लिए लिखित एप्लीकेशन देने आए थे। मृतक लॉरी ड्राइवर का नाम अब्दुल वहीद है। उसका घर झारखंड के पुकुरिया थाने के चंचौकी इलाके में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे एक लॉरी पंक्चर होने के बाद सड़क किनारे खड़ी थी। उस समय गाजोल से मालदा जाते समय एक दूसरी लॉरी ने खड़ी लॉरी के पिछले हिस्से को टक्कर मार दी। टक्कर बहुत तेज होने की वजह से लॉरी ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में लॉरी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की खबर मिलते ही गाजोल थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मरे हुए लॉरी ड्राइवर और घायल ड्राइवर को बचाया और उन्हें तुरंत इलाज के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा। पुलिस ने पूरी घटना की जाँच शुरू कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आंदोलन के आगे झुका प्रशासन। उमरी गांव में फुहरी नाला पुलिया निर्माण का मिला ठोस आश्वासन। अनिश्चितकालीन धरना अनशन समाप्त। रीवा जिले की तहसील रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम उमरी में वर्षों से अधूरी पड़ी फुहरी नाला पुलिया निर्माण को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना एवं अनशन आखिरकार प्रशासनिक आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण आंदोलनकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन का ध्यान अपनी जायज मांगों की ओर आकर्षित करता रहा। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। लगातार बढ़ते दबाव के बाद स्थानीय तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा और आंदोलनकारियों ने से सीधी वार्ता की। इस दौरान आरईएस विभाग के कार्यपालन यंत्री भगवान दीन कोरी, अनिल तिवारी तथा पीएचई विभाग के अधिकारी एएल चतुर्वेदी ने आंदोलनकारियों के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा कि उमरी गांव के फुहरी नाला में पुलिया निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा और 1 से 2 माह में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रशासन और विभागीय अधिकारियों के इस ठोस आश्वासन के बाद धरना स्थल पर संतोष का माहौल देखने को मिला। आपसी सहमति के आधार पर अनिश्चितकालीन धरना एवं अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया गया। धरना समाप्ति के दौरान कामरेड लालमणि त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य ब्रिजेश कोरी एवं समाज सेवी युवा नेता शुभम उपाध्याय ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि प्रशासन अपने वादे से पीछे हटता है तो ग्रामीण भविष्य में और भी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं तहसील प्रशासन ने सभी आंदोलनकारियों से शांति बनाए रखने और सहयोग की अपील की। धरना स्थल पर पूरे समय कानून व्यवस्था पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी रही। प्रशासन की तत्परता और संवाद से आंदोलन सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाप्त हुआ और क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल हो गई। वो ठेकेदार दूसरे हैं।
आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल में एक खास प्रोग्राम अपराध का खुलासा और मैं हूं आपके साथ शीतल पांडे। एक ऐसी खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक तरफ है वर्दी और दूसरी तरफ है कलम। खबर कानपुर के सचेंडी से है, जहां एक 14 साल की नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ। इसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में पुलिस उप निरीक्षक दरोगा और एक पत्रकार पर आरोप लगा है। इस घटना ने पूरे देश में कलम और वर्दी को शर्मसार कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग बच्ची का अपहरण एक काली स्कॉर्पियो में किया गया। उसके बाद उसी स्कॉर्पियो में दुष्कर्म की घटना को अंजाम भी दिया गया। इस अपराध में मुख्य आरोपियों में एक स्थानीय पत्रकार शिवराज सिंह और भीमसेन चौकी इंचार्ज दरोगा अमित मौर्य के नाम सामने आए हैं। जैसे ही घटना की जानकारी सचेंडी के थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह को पता चली तो उन्होंने तुरंत फरार दरोगा को निलंबित कर दिया है। पत्रकार शिवरन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अमित मौर्य की खोज में एसओजी शहर 4 टीमें लगा दी गई हैं। इस घटना ने लोगों और मीडिया में जन आक्रोश पैदा कर दिया और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि कानून के रक्षक और समाज के प्रहरी माने जाने वाले दोनों पेशे के लोग इसमें शामिल पाए गए हैं। और इसके साथ ही इस मामले की बड़ी लापरवाही बरतने पर डीसीपी को भी हटा दिया गया है। खाकी और पत्रकार की कलम दोनों हुई शर्मसार। अब सवाल ये है कि जनता आखिर करे भी तो क्या करे। जनता के दोनों प्रहरी इस तरह नीचे गिर चुके हैं कि आम जनमानस से क्या ही उम्मीद की जाए। अब देखना ये है कि दरोगा अमित मौर्य और पत्रकार शिवरन सिंह को सजा होती है या यूं ही यह भी मामला टाल दिया जाता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए चर्चा आज की। गुरुवार को नगर के काचनगुड़ी में बस्तर के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना का दायित्व संभाल रहे पुजारियों और सेवादारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष रूप से सुकमा जमींदार और बस्तर धाकड़ क्षत्रिय राजपूत समाज के प्रभारी अध्यक्ष कुमार जयदेव शामिल हुए। अवसर पर कुमार जयदेव ने कहा कि बस्तर में होने वाले मेले, मड़ई और दशहरा जैसे पर्व में पुजारियों का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस कार्यक्रमों के आयोजनों में इन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता। जबकि उड़ीसा और दक्षिण भारत में पुजारियों को विशेष सम्मान प्राप्त होता है, लेकिन बस्तर में दंतेश्वरी मंदिर, मावली मंदिर या अन्य माता गढ़ियों में मंदिर का रखरखाव होता, लेकिन पुजारियों का हाल बेहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल में एक खास प्रोग्राम अपराध का खुलासा और मैं हूं आपके साथ शीतल पांडे। एक ऐसी खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक तरफ है वर्दी और दूसरी तरफ है कलम। खबर कानपुर के सचेंडी से है, जहां एक 14 साल की नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ। इसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में पुलिस उप निरीक्षक दरोगा और एक पत्रकार पर आरोप लगा है। इस घटना ने पूरे देश में कलम और वर्दी को शर्मसार कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग बच्ची का अपहरण एक काली स्कॉर्पियो में किया गया। उसके बाद उसी स्कॉर्पियो में दुष्कर्म की घटना को अंजाम भी दिया गया। इस अपराध में मुख्य आरोपियों में एक स्थानीय पत्रकार शिवराज सिंह और भीमसेन चौकी इंचार्ज दरोगा अमित मौर्य के नाम सामने आए हैं। जैसे ही घटना की जानकारी सचेंडी के थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह को पता चली तो उन्होंने तुरंत फरार दरोगा को निलंबित कर दिया है। पत्रकार शिवरन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अमित मौर्य की खोज में एसओजी शहर 4 टीमें लगा दी गई हैं। इस घटना ने लोगों और मीडिया में जन आक्रोश पैदा कर दिया और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि कानून के रक्षक और समाज के प्रहरी माने जाने वाले दोनों पेशे के लोग इसमें शामिल पाए गए हैं। और इसके साथ ही इस मामले की बड़ी लापरवाही बरतने पर डीसीपी को भी हटा दिया गया है। खाकी और पत्रकार की कलम दोनों हुई शर्मसार। अब सवाल ये है कि जनता आखिर करे भी तो क्या करे। जनता के दोनों प्रहरी इस तरह नीचे गिर चुके हैं कि आम जनमानस से क्या ही उम्मीद की जाए। अब देखना ये है कि दरोगा अमित मौर्य और पत्रकार शिवरन सिंह को सजा होती है या यूं ही यह भी मामला टाल दिया जाता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए चर्चा आज की। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग।
मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अंबुलम फाउंडेशन की तरफ से आया कुड़ी पंचायत में सफाई कर्मचारियों को हैंड ग्लव्स, हेड स्कार्फ दिए गए। डिंडीगुल जिले में पलानी के पास आया कुड़ी पंचायत में काम कर रहे सफाई कर्मचारी सर्दियों के शुरुआत में काम करते समय खुद को जर्म्स, स्किन की बीमारियों, सांस की बीमारियों, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, पेट की समस्याओं और कचरे में मौजूद जहरीले पदार्थों, कंधों में जलन वगैरह से बचाएं। 50 से ज्यादा लोगों को हैंड ग्लव्स, हैंड स्कार्फ भी दिए गए ताकि ठंडी हवा और बर्फ से बचा जा सके, बुखार और इन्फेक्शन से भी बचाया जा सके। इस इवेंट में भी अरशद आरिफ और चेयरमैन मोहम्मद हुसैन जो यूनाइटेड स्टेट्स में एक चैरिटी चलाते हैं, सेक्रेटरी मोहम्मद इब्राहिम, ट्रेजरर के कल्याण सुंदरम, डिप्टी सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटर इस इवेंट में शामिल हुए और इसकी शोभा செயல்படுகிற அன்புள்ளம் அறக்கட்டளையின் மூலமாக நாங்கள் என்னென்ன பணிகள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோங்கிறத பொதுமக்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கு நாங்கள் விரும்புகிறோம். அதன் அடிப்படையில் நன்றாக படிக்கிற ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு கல்வியில் உதவி செய்கிறோம். அடுத்தது பொது சுகாதாரத்தை பேணுவதற்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறோம். பொது சுகாதாரம் மட்டுமல்ல, தனிநபர்களுடைய சுகாதாரத்தையும் பேணுறதுக்கு நாங்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறோம். இன்றைக்கி ஆயக்குடி பேரூராட்சி பகுதியில் பணிபுரிகிற தூய்மை பணியாளர்களுக்கு க்ளவுஸும் மற்றும் அவங்க பணிகாலமாக இருக்கிறதுனால மங்கி கேப் அண்ட் ஸ்கார்ஃப் கொடுக்குற நிகழ்ச்சியை நாங்கள் இப்போ நடத்தியிருக்கோம். அறிக்கப்பட்ட தொண்டு நிறுவனம் வச்சுருக்கோம். அந்த தொண்டு நிறுவனம் மூலமாக தமிழ்நாட்டுக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவ மாணவியர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகையை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். இதை 2020 ஆரம்பித்தோம். இப்போ 2026. அதில் 6 வருடங்களாக பள்ளி மாணவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள், இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸு, மெடிசன் படிக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் கல்வி உதவித்தொகையாக नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अंबुलम फाउंडेशन की तरफ से आया कुड़ी पंचायत में सफाई कर्मचारियों को हैंड ग्लव्स, हेड स्कार्फ दिए गए। डिंडीगुल जिले में पलानी के पास आया कुड़ी पंचायत में काम कर रहे सफाई कर्मचारी सर्दियों के शुरुआत में काम करते समय खुद को जर्म्स, स्किन की बीमारियों, सांस की बीमारियों, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, पेट की समस्याओं और कचरे में मौजूद जहरीले पदार्थों, कंधों में जलन वगैरह से बचाएं। 50 से ज्यादा लोगों को हैंड ग्लव्स, हैंड स्कार्फ भी दिए गए ताकि ठंडी हवा और बर्फ से बचा जा सके, बुखार और इन्फेक्शन से भी बचाया जा सके। इस इवेंट में भी अरशद आरिफ और चेयरमैन मोहम्मद हुसैन जो यूनाइटेड स्टेट्स में एक चैरिटी चलाते हैं, सेक्रेटरी मोहम्मद इब्राहिम, ट्रेजरर के कल्याण सुंदरम, डिप्टी सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटर इस इवेंट में शामिल हुए और इसकी शोभा செயல்படுகிற அன்புள்ளம் அறக்கட்டளையின் மூலமாக நாங்கள் என்னென்ன பணிகள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோங்கிறத பொதுமக்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கு நாங்கள் விரும்புகிறோம். அதன் அடிப்படையில் நன்றாக படிக்கிற ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு கல்வியில் உதவி செய்கிறோம். அடுத்தது பொது சுகாதாரத்தை பேணுவதற்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறோம். பொது சுகாதாரம் மட்டுமல்ல, தனிநபர்களுடைய சுகாதாரத்தையும் பேணுறதுக்கு நாங்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறோம். இன்றைக்கி ஆயக்குடி பேரூராட்சி பகுதியில் பணிபுரிகிற தூய்மை பணியாளர்களுக்கு க்ளவுஸும் மற்றும் அவங்க பணிகாலமாக இருக்கிறதுனால மங்கி கேப் அண்ட் ஸ்கார்ஃப் கொடுக்குற நிகழ்ச்சியை நாங்கள் இப்போ நடத்தியிருக்கோம். அறிக்கப்பட்ட தொண்டு நிறுவனம் வச்சுருக்கோம். அந்த தொண்டு நிறுவனம் மூலமாக தமிழ்நாட்டுக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவ மாணவியர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகையை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். இதை 2020 ஆரம்பித்தோம். இப்போ 2026. அதில் 6 வருடங்களாக பள்ளி மாணவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள், இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸு, மெடிசன் படிக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் கல்வி உதவித்தொகையாக नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
सोनभद्र एवं यूपी के अंतिम विधानसभा 403 के विधायक विजय सिंह गौड़ का हुआ इलाज के दौरान निधन। 8 बार के रहे विधायक। भाजपा प्रत्याशी श्रवण सिंह गौड़ को उपचुनाव में हराकर बने विधायक। उत्तर प्रदेश की आखिरी विधानसभा दुद्धी 403 से 8 बार विधायक रहे विजय सिंह गौड़ का गुरुवार को निधन हो गया। किडनी की गंभीर बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे विजय सिंह गौड़ ने लखनऊ के SGPGI अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही दुद्धी विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे सोनभद्र जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। समर्थकों, शुभचिंतकों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके निधन को क्षेत्र की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया। विजय सिंह गौड़ पिछले कुछ वर्षों से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ PGI में चल रहा था। चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद गुरुवार सुबह उनका निधन हो गया। जैसे ही यह खबर क्षेत्र में पहुंची, आदिवासी बहुल इलाकों में शोक की लहर छा गई। लोगों ने एक जन नेता, मार्गदर्शक और आदिवासी समाज की मजबूत आवाज के रूप में याद कर रहे हैं। कई दलों से जीत, जनता से अटूट रिश्ता। विजय सिंह गौड़ का राजनीतिक सफर बेहद लंबा और संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने पहली बार वर्ष 1980 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनकर विधानसभा में प्रवेश किया। इसके बाद 1985 में कांग्रेस, 1989 में निर्दल, 1991 और 1993 में जनता दल, 1996 और 2002 व फिर बीच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2017 में उन्होंने BSP से टिकट लेकर चुनाव लड़ा, जहां भारतीय जनता पार्टी एवं अपना दल SK प्रत्याशी हरिराम चेरो ने उन्हें 1084 वोटों से हराया और 2017 से लेकर 2022 तक दुद्धी विधानसभा की जनता का हरिराम चेरो ने सेवा किया। 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामदुलारे गौड़ को टिकट दिया गया, जिसमें विजय सिंह गौड़ समाजवादी पार्टी से टिकट ले चुनाव लड़ा और लगभग 6000 वोट से उनकी हार हुई और BJP का पहले बार दुद्धी में विधायक चुना गया। लगभग 2 साल के बाद विधायक रामदुलारे गौड़ को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय द्वारा सजा सुनाकर जेल भेजे जाने के बाद विधानसभा 403 की सीट खाली हो गई, जिसको लेकर उपचुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रवण गौड़ एवं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय सिंह गौड़ में जबरदस्त चुनावी मुकाबला हुआ, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी श्रवण सिंह गुना को लगभग 3000 मतों से 2024 में जीत दर्ज किया। इस तरह से उन्होंने 8 बार विधायक बनने का गौरव हासिल किया। विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनाव जीतने के बावजूद उनकी पहचान हमेशा एक जमीनी नेता के रूप में बनी रही। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में वे राज्य मंत्री भी रह चुके। आदिवासी बहुल और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले दुद्धी क्षेत्र की समस्याओं को वे बखूबी समझते थे। यही कारण था कि आदिवासी समाज में उनकी गहरी पहचान मानी जाती थी। अंतिम संस्कार की तैयारी। समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष अवध नारायण यादव ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार दुद्धी ब्लॉक क्षेत्र के कटौली गांव के निवास स्थान गांव के शमशान घाट पर किया जाएगा, जहां आमजन, समर्थक और राजनीति नेता उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रीवा न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। रीवा जिला न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। यह धमकी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान के अधिकारी की मेल पर भेजी गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया और सुरक्षा के मद्देनजर न्यायालय परिसर को खाली करा लिया गया। पूरे क्षेत्र को पुलिस सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक सहित सभी थाना प्रभारी मौजूद हैं। वहीं बम निरोधक दस्ता परिसर में सघन जांच कर रहा है। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। धान खरीदी में लूट का केस। सिहोरा तहसील में 3 किलो कटौती का खुला फरमान। किसान मजबूर, प्रशासन मौन। सरकार कहती है कि धान खरीदी में पारदर्शिता है, लेकिन सिहोरा तहसील की जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। प्रति क्विंटल 3 किलो धान की अवैध कटौती खुलेआम की जा रही है। कमीशन, पल्लेदारी और तुलाई के नाम पर किसानों की मेहनत पर डाका डाला जा रहा है। जहां किसान उम्मीद लेकर पहुंचता है, लेकिन बदले में मिलता क्या? कटौती, दबाव और धमकी। सिहोरा तहसील अंतर्गत अधिकांश समितियों और स्व सहायता समूहों पर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रति क्विंटल लगभग 3 किलो धान की अवैध कटौती की जा रही है। तौल से पहले ही धान काट लिया जाता है। यदि कोई किसान सवाल उठाए तो तौल में देरी, स्लॉट निरस्त या खरीदी रोकने की धमकी दी जाती है। धीरे धीरे यह अवैध वसूली अनौपचारिक नियम बन चुकी है, जिसे मानना किसानों की मजबूरी बन गया है।
समिति और उससे जुड़े समूहों द्वारा चलाया जा रहा है। उसे सबसे गंभीर सवाल यह है कि बार बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं, निरीक्षण सिर्फ कागजों में क्यों, क्या इस वसूली में संरक्षण प्राप्त है? किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों की साफ मांग है कि सभी खरीदी केंद्रों के स्वतंत्र जांच, तौल प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो। किसान पूछ रहे हैं कि जब सरकार समर्थन मूल्य देती है तो फिर हमारी उपज से चोरी क्यों? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस खुलेआम लूट पर लगाम लगाएगा या फिर किसानों की आवाज यूं ही दबती रहेगी? धान खरीदी में पारदर्शिता सिर्फ पोस्टरों तक सीमित है, जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। जी पल्लेदारी कौन दे रहा? कौन किसान दे रहा पल्लेदारी? नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर में भीषण सड़क हादसा, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी सहित 3 की मौत। इंदौर के राला मंडल क्षेत्र में शुक्रवार तड़के लगभग 5:15 पर एक हृदय विदारक सड़क हादसा हुआ जिसमें पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्रखर कासलीवाल का जन्मदिन मनाकर लौट रहे 4 दोस्तों की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़कर प्रेरणा, प्रखर व मन सिंधु ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अनुष्का नामक युवती गंभीर रूप से घायल है। इस हादसे ने जन्मदिन की खुशियों को मातम में बदल दिया। बताया जा रहा है कि प्रेरणा की जल्द ही शादी होने वाली थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजनों सहित कांग्रेस नेता अस्पताल पहुंचे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत इंदौर में निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित। इंदौर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत आमजन और वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज पलासिया चौराहे पर चोइथ राम नेत्रालय रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3040 और यातायात पुलिस इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ पुलिस उपायुक्त यातायात श्री आनंद कलादकी ने किया। इस अवसर पर यातायात पुलिस के अधिकारी, रोटरी क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। डीसीपी श्री कलादकी ने इस जनहितकारी पहल के लिए चोइथ राम नेत्रालय और रोटरी क्लब का आभार व्यक्त किया। शिविर में रिक्शा, ऑटो एवं अन्य वाहन चालकों की आंखों की जाँच की गई और विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा आवश्यक परामर्श एवं आगे उपचार के लिए मार्गदर्शन किया गया। यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय समय पर जांच करें और यातायात नियमों का पालन कर सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें। आज रोटरी क्लब आज पहला प्रोग्राम हमारा इंदौर ट्रैफिक पुलिस के साथ है। आज सभी ड्राइवर्स के जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी आइज प्रॉपर होना चाहिए, सेंसर्स प्रॉपर काम करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप हमारे साथ जुड़िए। इस आइज कैंप को हम लोग हर हफ्ते हर महीने आज लगा होते। इसके साथ ही साथ अभी बहुत सारे पॉइंट हैं। आपको कुछ चैनल ये कुछ होता है, ठीक है, उसके लिए ड्रॉप लिख कर दे दूँ। कभी कभी छपड़ी चढ़ जाती है, तो अभी क्योंकि शुरुआती है तो हेलो बारिश के हाँ करवाइए। अभी तो हम 5वें नंबर के लिए जांच कर रहे हैं। मुझे पकड़ो मेरी तरफ देखिए। ठीक है, नहीं दिख रहे हैं मेडिकल। आप
आपको सीधे कम होते हैं, अभी इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा दादा, बहुत ज़्यादा पक गए हैं। ठीक है, इधर का हाँ लिख कर दे रहे हैं। ठीक है, नाम बताइए। आपने जांच कभी करवाई थी क्या? पहले कहीं जांच करवाई क्या दादा? नहीं, अभी नहीं करवाई। ठीक है, ये पूरी सीधी वाली आँख में बिल्कुल भी नहीं दिखता है। क्या दिक्कत हो रही है अभी? मैं 4 बार महीने भर। तो ये ऑपरेशन मशीन में डाल सकते हैं आप? ऑपरेशन होकर कितना? नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महिला टीचरों की आपसी विवाद से बच्चों की शिक्षा ताक पर। शासकीय एकीकृत महाविद्यालय माध्यमिक विद्यालय में अध्यापिकाओं का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एकीकृत शासकीय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य शकील खानम के आचरण को अभिभावक पहुंचे कलेक्टर पास स्कूल के विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है, जिसे लेकर कलेक्टर कार्यालय सहित शिक्षा अधिकारी शिकायती आवेदन दिए। जिले के जावरा एकीकृत के शासकीय माध्यमिक विद्यालय काटचू क्रमांक 1 में मिनीपुरा स्कूल में टीचरों का आपस का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई महीनों से चले आ रहे इस विवाद में अब तक विभाग की कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहा है। इसी विवाद का अब तक का एक नया दृश्य फिर देखने को मिला, जहां पर की शासकीय माध्यमिक विद्यालय मिनीपुरा में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक रतलाम कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए। उनका कहना है कि शकीला खानम प्रभारी प्रधान अध्यापिका ने जब से पद संभाला है तब से विद्यालय पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। विद्यालय में लगभग 65 से 70 वर्षों से संचालित हो रहा है। यहाँ पर जितने भी प्रधान अध्यापक रहे हैं कभी कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन जब से प्रभारी प्रधान अध्यापिका शकीला खानम ने प्रभाव संभाला है तब से विवाद उत्पन्न हो रहा है और स्टाफ में टीचरों का अपमान कर सभी को विद्यालय नहीं आने पर मजबूर कर रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। यही नहीं, अभिभावकों के द्वारा इस दौरान नारेबाजी का विरोध भी प्रदर्शन किया, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को लेकर क्या जवाबदार अधिकारी इस ओर ध्यान देते हुए कोई ठोस कदम उठाते हुए कोई निर्णय ले पाएगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। शिकायतों का सिलसिला जिसमें शिक्षक के साथ साथ अभिभावक को अपनी शिकायतें। क्या समस्या लेके आए थे, क्या ज्ञापन दिया आपने? हम प्रिंसिपल मैडम के लिए खिलाफ ज्ञापन देना आए थे। कौन से प्रिंसिपल मैडम, कहाँ के? जावरा के कारजू 1 में शकीला खानम प्रिंसिपल है, जब उनके खिलाफ देने आए थे। जब 1-1.5 साल हो गया उनको आए हुए। जब से वो मैडम आई है, जब से लड़ाई झगड़े और बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। एक ना एक टीचर को कुछ ना कुछ काम ऐसा बताती है, यानी आने स्कूल ही नहीं आया हो। बहुत सारे उन्होंने बंद भी कर दिए और दूसरे जो 5-6 सर मैडम उनको परेशान कर रही है। कभी तो उनको मारती है अंदर क्लास में गेट बंद करके, और बच्चों से कभी चोरनी करके नारे लगवाती है। और अभी 15-20 दिन पहले की बात है, नूरी खान मैडम को तो उन्होंने बाल पकड़ के दीवार में भड़ी दिया और उनका अंगूठा खा गई थी। नूरजा मैडम, उसकी कुछ शिकायत की थी? हाँ, उन्होंने थाने में शिकायत करी है। अब ऐसा तो स्कूल में हो रहा, तो फिर हमारे बच्चों का तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा ना। बच्चों को और लड़कियों को, बच्चों को थाने पे ले जाती है। बच्चों को क्या सीखेंगी? स्कूल में हम पढ़ने के लिए भेज रहे, शिक्षा के लिए भेज रहे, थाना कचहरी करने नहीं भेज रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम शन्नो है। मेरा बेटा 8वीं क्लास में पढ़ता है, फैजल शकील। हम पेरेंट्स हैं। सारा यहाँ आवेदन ज्ञापन देना है। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पेपर लीक, बड़े अफसरों तक पहुंची जांच की आंच। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड तत्कालीन आयोग अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे का गोपनीय सहायक महबूब अली था। उसके तार कई बड़े अफसरों और कर्मचारियों से जुड़े होने की आशंका है। एसटीएफ अब तक महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। महबूब अली से मिले मोबाइल और डिजिटल डाटा से वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े अहम सबूत मिले हैं। 2 से 3 और लोगों पर कार्रवाई संभव है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संचेडी गैंग रेप केस, फरार दरोगा की लोकेशन प्रयागराज में ट्रेस। कानपुर के सचेंडी में एक 14 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी दरोगा अमित मौर्य अभी भी फरार है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में लखनऊ के बाद अब प्रयागराज और वाराणसी में दबिश दे रही हैं। घटना में शामिल दूसरे आरोपी यूट्यूबर शिव बरन को गिरफ्तार किया जा चुका है। पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया है कि उन पर पैसे का लालच देकर मामला दबाने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वे न्याय की मांग पर अड़िग है। पीड़िता ने बयान दिया कि उसे स्कॉर्पियो में अगवा कर वर्दीधारी दरोगा और शिव बरन ने दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस ने भी परिवार के लिए सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान से फेंकी गई ड्रग्स की खेप पकड़ी गई, सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खाजूवाला पुलिस और बीएसएफ ने एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन के जरिए सीमा पार से गिराई गई लगभग 500 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.50 करोड़ रुपए है। यह कार्रवाई बीकानेर इंटेलिजेंस की सटीक सूचना पर खाजूवाला के चक 44 KGD इलाके में की गई, जहां घने कोयले का फायदा उठाकर तस्करी की कोशिश की गई थी। जब तक पैकेट पर शेर का चित्र और लाइन के साथ 111/2023 जैसे कोड अंकित हैं, जो किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। हालांकि अभी तक कोई तस्कर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और इस नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए गहन जांच कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कलेक्टर द्वारा पुनर्वास ग्रामों एवं सड़कों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण। 8 जनवरी 2026 कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज SECL कुसमुंडा अंतर्गत खदान हेतु अधिग्रहित ग्राम खोडरी और पोड़ी के पुनर्वास ग्राम खमरिया तथा जटराज में बसाहट के लिए की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने पुनर्वास ग्रामों को मॉडल पुनर्वास ग्राम के रूप में विकसित करने के निर्देश देते हुए गुणवत्तापूर्ण सड़क, नाली तथा अन्य आवश्यक निर्माणों कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के लिए कहा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सर्वमंगला से इमली छापड़ तक सड़क निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया और PWD के अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य को गति देने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्राम भिलाई खुर्द तरदा से प्रस्तावित नवीन पुल के स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, SDM कटखोरा तन्मय खन्ना, अपर निगम आयुक्त विनय मिश्रा तथा SECL के अधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कुलदीप भार्गव का मिर्जापुर में भीम आर्मी ने किया भव्य स्वागत। गुरुवार को शहर से सटे मुंह कुचुआ में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में आज आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव का मिर्जापुर में पहली बार आगमन होने पर आसपा पार्टी के जिलाध्यक्ष संदीप सोनकर ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का चित्र प्रदान करते हुए पार्टी का टोपी पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात एक जनसभा आयोजित की गई, जिसे लेकर कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ता, पदाधिकारी और ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में डॉक्टर कुलदीप भार्गव का माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया।
उन्होंने शोषित, पिछड़े और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा, शिक्षा और सामाजिक समरसता पर जोर देते हुए युवाओं से पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। सूरजलाल, सुनील कुमार चित्तौड़, धर्मराज राणा, वीरेंद्र सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने संगठन की मजबूती और जनहित के मुद्दों पर कार्रवाई करने की बात कही। आयोजन के अंत में आयोजकों ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। पूरे कार्यक्रम में अनुशासन और सौहार्द का माहौल बना रहा, जिससे स्थानीय लोगों में पार्टी के प्रति उत्साह और विश्वास बढ़ा। कि दूसरी बार भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक होने के नाते आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। बहुत बहुत आभार करता हूँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी साथियों का। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, क्रांतिकारी साथी, नए नए साथियों से आज मुलाकात हुई और जिस हिसाब से इनका जोश है, पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में मिर्जापुर में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का भविष्य बहुत ही सुनहरा है। क्योंकि संगठन की मेरे पास जिम्मेदारी है, तो आज इस अपने वक्तव्य में मैंने पूरी कोशिश की है कि अपने लोगों को अनुशासन सिखा सकूं, अपने लोगों को संगठित करके और सिर्फ जोश से काम नहीं, होश से इनको काम कैसे करना है, उस पर मैंने आज पूरा बल दिया है। जिला अध्यक्ष को मैंने अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने पदाधिकारियों को भी ये सूचित की कि जितना संगठन हम धरातल पर मजबूत कर लेंगे, कागजों पर मजबूत नहीं करना हमें, इस संगठन को हमें धरातल पर मजबूत करना। और जब संगठन की जड़ें हमारी मजबूत हो जाएंगी तो जो भी ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो बहुजन समाज को नुकसान पहुंचा रही है, हम उनका सामना आराम से कर सकते हैं। मैं पूरे मिर्जापुर के साथियों को, अपने बहुजन समाज को संदेश देना चाहता हूं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इसमें पूरे देश में बहुजनों की लड़ाई लड़ रही है, शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ रही है। जो आपके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, अगर कोई सबसे ज्यादा जागरूक कर रहा है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कर रही। आप स्वयं देखते होंगे कि कहीं अगर कोई अत्याचार हो जाता है तो उस अत्याचार में अगर हम कहीं अपनी तरफ से कोई ढिलाई भी कर दें तो उच्च शीर्ष नेतृत्व से हमें फोन आता है कि आप उस घटना में पहुंचे या नहीं पहुंचे। इसका मतलब हमारा नेतृत्व जो है वो बहुत ही सजग है अपने समाज को लेके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ के साथी मिर्जापुर में जो शोषित वंचित समाज है उसकी लड़ाई बड़ी ही मजबूती के साथ लड़ेंगे। साथ साथ मैंने इस जनपद के और मंडल वासियों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि आगामी 25 फरवरी को जौनपुर में माननीय सांसद महोदय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन हमारी संगठन पार्टी कर रही है। उसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर माननीय सांसद जी को शक्ति देने का काम करें, हम लोगों का साहस देने का काम करें, जिससे कि हम समाज में आपकी लड़ाई और मजबूती के साथ में लड़ सके। आपका इंतजार रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने जीते कई पदक, राज्य का नाम किया रोशन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 6 से 8 जनवरी 2026 तक आयोजित डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स में मुजफ्फरपुर की गुरु दिनेश मिश्रा मार्शल आर्ट अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर बिहार का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में अकादमी के 5 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और कुल 5 पदक, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अंडर 17 वर्ग में प्रांशु राज और उज्ज्वल कुमार ने स्वर्ण, जबकि शिवम कुमार ने रजत पदक जीता। वहीं अंडर 19 वर्ग में सुशांत शेखर और आदित्य कुमार ने कांस्य पदक हासिल किए। मुजफ्फरपुर वुशु एसोसिएशन की सचिव ईसा मिश्रा और अन्य पदाधिकारियों ने सफलता को खिलाड़ियों के कड़े अनुशासन और अकादमी के बेहतर प्रशिक्षण का परिणाम बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कड़ाके की ठंड में समाज सेवा के साथ जन समस्याओं से रूबरू हुए प्रवीण कुमार सिंह। सकरम क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क, गरीबों बुजुर्गों को कम्बल वितरण, आगामी 2027 चुनाव की तैयारी का संकेत।
जनपद सीतापुर में गुरुवार दिनांक 8 जनवरी 2026 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं लहरपुर विधानसभा प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने कड़ाके की ठंड के बीच समाज सेवा और जनसंपर्क अभियान चलाया। विकास खंड सकरन क्षेत्र की ग्राम पंचायत मानपुर शिकरी के मजरा सोनावा क्योटाना हरदोपट्टी सैदापुर सहित अन्य गांवों में पहुंचकर उन्होंने गरीबों, बुजुर्गों, महिलाओं के दिव्यांगजनों को कंबल वितरित किया और लोगों से सीधे संवाद किया। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने प्रमुख समस्या बताया कि मोहारी और क्योटाना के मध्य चौका नदी के पुल न होने से आम जनमानस को काफी कठिनाई होती है और सकरन से सीमरावा मार्ग की बदहाल स्थिति को प्रमुख समस्या के रूप में उठाया। लोगों ने बताया कि सड़क अत्यंत जर्जर होने के कारण आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कई पात्र दिव्यांगों और गरीब परिवारों ने मुख्यमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ अब तक न मिलने की बात भी रखी। प्रदेश महासचिव प्रवीण कुमार सिंह ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को लेकर शीघ्र ही जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा और समाधान के लिए ठोस पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा और जन समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करना ही उनकी प्राथमिकता है। इस दौरान प्रवीण कुमार सिंह ने यह भी कहा कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा। जिलाध्यक्ष ललित सिंह ने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर पार्टी जल्द ही रणनीति तैयार करेगी और इसके लिए शीघ्र ही बैठक आयोजित की जाएगी। जनसंपर्क और समाज सेवा कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष ललित सिंह, विकास खंड सकरन के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रमुख रूप से मनोज कुमार यादव, अरोज गिरी, प्रदीप कुमार यादव, गुड्डू भार्गव, संतोष रस्तोगी, नसीम गाजी, रामसागर यादव, रामपाल यादव, शिव कुमार, श्याम अवस्थी सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कौशाम्बी से आ रही है। बर्थडे पार्टी में जमकर मारपीट, दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। दबंगई का सीसीटीवी फुटेज वायरल, कोखरास थाने के पंचम होटल का मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोरबा समाज सेवी भाजपा नेता के घर लाखों की चोरी, 3 महीने से उरगा पुलिस के हाथ में कोई पक्का सुराग नहीं। 8 जनवरी 2026 कोरबा उरगा थाना क्षेत्र की पुलिस के हाथ से आखिर आज तक क्यों कोई सबूत और चोर दूर है, क्या कारण है? फरसवानी निवासी समाज सेवी भाजपा नेता राकेश सिरवास एवं पड़ोसी नंदलाल केवच के घर हुई लाखों की चोरी को 3 से महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। न चोरी किया गया नगद, न कीमती जेवरात और न ही कोई ठोस खुलासा। घटना के बाद दुर्गा थाने में विधिवत शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बावजूद पुलिस की जांच सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आ रही है। सवाल यह है कि जब एक समाज सेवक जिसने अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया एवं राजनीतिक नेता के घर हुई बड़ी चोरी का खुलासा नहीं हो पा रहा, तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या भरोसा? अपराधियों के हौसले बुलंद, पुलिस बेबस। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उरगा थाना क्षेत्र में चोरी और आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस न तो गश्त बढ़ा रही, न ही अपराधियों पर लगाम लगा पा रही है। ऐसे में साफ है कि अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं रह गया। 3 महीने का लंबा समय बीत जाना यह दर्शाता है कि या तो जांच में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। पुलिस के दावों की पोल खुली। उरगा थाना पुलिस का हर बार वही रटा रटाया बयान सामने आता है। मामले की जांच जारी है, जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि जल्द कब आएगा? 3 महीने बाद भी अगर पुलिस खाली हाथ है तो यह बयान जनता के साथ मजाक से कम नहीं। जनता में आक्रोश, क्षेत्रवासियों से इस मामले को लेकर भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही चोरी का खुलासा नहीं हुआ नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजनाथ गांव राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शहर के महावीर चौक में गुरुवार को यातायात पुलिस द्वारा सामाजिक संस्था
उदयाचल की टीम के सहयोग से नेत्र परीक्षण कराया जा रहा है। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत अलग अलग दिन में अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। आयोजन का मकसद लोगों को यातायात के नियमों की बारीकी से अवगत कराना और अपनी जान को सुरक्षित कैसे रखना है बताया गया। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस स्कूलों में भी जाकर यातायात का पाठ बच्चों को पढ़ा रही है। बता दें कि हर साल यातायात पुलिस राजनाथ गांव द्वारा आज 8वें दिन नेत्र परीक्षण किया गया। रिपोर्टर राधेश्याम शर्मा। सुरक्षा माह कर रहे हैं आज शहर के ईमान चौक में क्या प्रशिक्षण हो रहा है? जी हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा माह चल रहा है, जिसके आज 8वें दिन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा माह के 8वें दिन वाहन चालकों के लिए नेत्र शिविर जांच का आयोजन रखा गया है, जो उदयाचल हॉस्पिटल के सहयोग से यहाँ महावीर चौक में ई रिक्शा, ऑटो और अन्य वाहन चालकों का और साथ ही साथ जो अन्य लोग उपस्थित हो रहे हैं उनका बीपी आँख चेकअप किया जा रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी यातायात नियमों का पालन करें। दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। साथ ही साथ सिग्नल का पालन अवश्य करें। कितने लोगों की अब तक जांच हो चुकी है? आज जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे लाइन लगे हुए हैं, करीब 7-8 लोगों की जांच हो चुकी है, जिसमें मैं अपना स्वयं कराया हूं और साथ ही अभी लाइन पे लगे हुए हैं, करीब 20-22 लोग लाइन पे लगे हुए हैं। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम नौरतन कश्यप, ट्रैफिक PI। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। स्टूडेंट वीक की आखिरी दिन ऋषिपुर हाई स्कूल में एक खास सरप्राइज देखने को मिला। स्कूल के इंचार्ज धनंजय घोष ने कहा कि आज हमारे स्टूडेंट वीक का आखिरी दिन है। हमने हर दिन अलग अलग प्रोग्राम के जरिए स्टूडेंट्स को ठीक से पढ़ाने का इंतजाम किया है। पिछले 3 सालों से इस स्कूल की परंपरा है कि होनहार स्टूडेंट को इनाम देकर उनकी हिम्मत बढ़ाई जाती है। स्टूडेंट्स कल्चर प्रोग्राम करते हैं, टीचर्स स्पीच देते हैं। पिछड़े इलाकों के स्टूडेंट्स, खासकर जो स्टूडेंट्स किताबें नहीं खरीद पाते, उनकी पढ़ाई के लिए एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। स्कूल में लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ती है और बच्चों में सोशल मेल जोल भी बढ़ता है। चीफ गेस्ट सेकेंडरी स्कूल इंस्पेक्टर संपत पाल एहो चक्र थे। हबीबपुर ब्लॉक के स्वप्न तरफदार जाने माने सोशल वर्कर उज्जवल मिश्रा, ऋषिपुर ग्राम पंचायत प्रधान शांति सिकंदर, स्थानीय ग्राम पंचायत सदस्य नव कुमार सिंह, श्रीमती अदिति SH भट्टाचार्य आदि मौजूद रहे। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की मौजूदगी में एक रंगारंग फेस्टिवल हुआ। सभी प्रोग्राम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट सनोज कुमार घोष की देखरेख में हुए। आज के मास्टरमশাই কি ছিল স্কুলে? বিগত 2 তারিখ থেকে গভর্নমেন্ট সূচি অনুযায়ী ছাত্র সপ্তাহ ছিল। আজকে ছাত্র সপ্তাহের শেষ দিন ছিল। ছাত্র সপ্তাহের শেষ দিনে আজকে আমাদের বিদ্যালয়ের তরফ থেকে একটা লাইব্রেরি উদ্বোধন করা হলো। সেই লাইব্রেরিতে বাচ্চাদের উপযোগী বিভিন্ন বই রয়েছে, বাচ্চাদের উপকারে লাগবে সে সমস্ত বই। এবং আজকে যারা কৃতি ছাত্র, বিশেষ করে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকে যারা বিদ্যালয় থেকে 1st, 2nd, 3rd হয় তাদের, এবং ক্লাসেও যে সমস্ত বাচ্চারা 1st, 2nd, 3rd হয় আমাদের 5 to 9, সেই সমস্ত বাচ্চাদের আজকে পুরস্কৃত করা হলো। এবং উপস্থিত ছিলেন আইহো সার্কেলের SI স্যার, স্থানীয় প্রধান, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি সনোজ ঘোষ সহ ছাত্র, অভিভাবক, আমরা শিক্ষক শিক্ষিকারা সবাই মিলে আজকে সুন্দর অনুষ্ঠান শেষ হলো। আচ্ছা, আপনার নাম আর পরিচয়টা? ধনঞ্জয় ঘোষ, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, ঋষিপুর উচ্চ বিদ্যালয়। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विकास की मसीहा बने सरपंच रविंद्र लोधी, वर्षों का सपना हुआ पूर्ण। पुलिया का निर्माण कार्य शुरू, स्थानीय लोगों को अब नहीं होगी परेशानी। चंदेरी जनपद पंचायत चंदेरी की ग्राम पंचायत नावनी में
सरपंच की अधिक प्रयास से पंचायत ने पुलिया का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायत नावनी के जमुनाधार नावनी पूर्वा में यहाँ के ग्रामवासी वर्षों से पुलिया की मांग कर रहे थे। स्थानीय लोगों को व स्कूली बच्चों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था, जो कि सरपंच श्री रविंद्र लोधी जी के सरपंच बनते ही समस्या को गंभीरता से लिया और पुलिया निर्माण के लिए अथक प्रयास किया और इसके प्रयास में सफल हुए और अल्प अवधि में ही पुलिया का निर्माण चालू करवा दिया। पुलिया के बनने से गांव के लोगों और स्कूली बच्चों को बारिश के मौसम में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्थानीय रहवासियों ने बताया कि पिछले 100 साल से गांव के लोगों को मुख्य से गांव में आने जाने के लिए नाले में से निकलना पड़ता। ग्रामीणों की 100 साल की समस्या का निराकरण कराया। ग्रामवासी इस पुलिया को बनाने की मांग ग्राम पंचायत एवं प्रशासन से करते आ रहे थे। इस बार पंचायत में रविंद्र लोधी ग्राम के सरपंच बने, तभी उनसे ग्रामवासियों ने यह पुलिया बनाने की मांग रखी। सरपंच रविंद्र लोधी ने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनभद्र से आ रही है। दुद्दी विधायक के अंतिम दर्शन में जुटी भारी भीड़। दुद्दी आवास पर पहुंचे नेता, अधिकारी और समाज के लोग। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम, यूपी के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़, SC/ST आयोग उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार, सपा जिलाध्यक्ष समेत अन्य सपा नेता और जनप्रतिनिधि के अलावा DMSP मौजूद रहे। बीते गुरुवार की रात 403 दुद्दी विधानसभा से सपा विधायक विजय सिंह गौड़ की लंबी बीमारी के बाद हुई मौत। लखनऊ के PGI अस्पताल में ली अंतिम सांस। जनजातीय समाज के बड़े नेता माने जाते थे विजय सिंह गौड़। 8 बार के विधायक रहे विजय सिंह गौड़। बैठन अब 1 बजे 1:15 बजे होगा। अब हम दिन करवाना है। बढ़िया नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चितरंगी में भूमि विवाद से बढ़ा तनाव, जबरन अतिक्रमण किए प्रयास का आरोप, मौके पर रुका काम। सिंगरौली जिले के चितरंगी क्षेत्र से इस वक्त एक अहम और संवेदनशील मामला सामने आया, जहां भूमि विवाद को लेकर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मामला ग्राम क्षेत्र की आराची नंबर 329/4 से जुड़ा है, जहां कथित रूप से 4 डिसमिल भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया गया। जानकारी के अनुसार जैसे ही भूमि पर निर्माण या अतिक्रमण की गतिविधि शुरू हुई, भूमि स्वामी राम शिरोमणि यादव मौके पर पहुंचे और काम को तत्काल रुकवा दिया। उनका आरोप है कि संबंधित भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि यह मामला पहले से ही प्रशासन और न्यायालय के संज्ञान में है। भूमि स्वामी का कहना है कि इस भूमि का सीमांकन पहले ही हो चुका है, इसके बावजूद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में पिंकू गुप्ता द्वारा SDM न्यायालय में आपत्ति दर्ज कराई गई, जो फिलहाल विचाराधीन है। मौके पर मौजूद लोगों ने भी अतिक्रमण के प्रयास का विरोध दर्ज करा और मांग की कि जब तक न्यायालय का अंतिम आदेश नहीं आ जाता तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। आपका नाम? रामाधार यादव। जमीन किसके नाम पर है? मेरे पिताजी के नाम पर। क्या नाम है? श्री राम शिरोमणि यादव। और जमीन है कहाँ की? अस्पताल चौराहा से थोड़ा सा पीछे है। कितने डिसमिल है? पूरा 6 डिसमिल है। कब्जा कितना किए हैं? कब्जा 2 डिसमिल में किया है, बाकी आगे जमीन मेरी खाली है, पीछे भी खाली है। सामने वाली जमीन में फिर से कब्जा करना चालू कर दिए हैं। काम कब लगाए थे? कल रात में कालम खड़ा किया है और कल दिन में कुटाई कर रहे थे तो हम देख लिए। हम बोलने लगे कि भाई इसका केस चल रहा है, तहसील में पेशी हो रही है, तो काम काहे के लिए लगा है? इसका कुछ आदेश मिला है कि ऐसे लगा है काम। अच्छा, उनका नाम क्या है जो काम लगाए थे? उनका कन्हई सेठ। हाँ, कन्हई। हाँ, उसके बगल में प्रमोद है, उनका प्रमोद डेट कर चुके हैं। उनका बच्चे हैं बिक्कू और पिंकू।
गुप्ता हैं? हाँ, गुप्ता करहरी है। अच्छा, जमीन की रेट क्या है इस समय? इस समय जमीन का रेट 10 से 15 लाख रुपए डिसमिल में चल रहा है चितरंगी में, मेन मार्केट का। मतलब आपकी जमीन मेन रोड पर है? मेन रोड पर है और उसके बगल में 110 फीट का रोड भी गया है जिसमें ईदू खान घर बना है। अभी काम बंद है? अभी काम बंद है, वर्तमान में बंद हुआ है काम। अभी कालम खड़ा कर लिए हैं, नीचे कुटाई कर दिए हैं और रातों रात घर बना लेंगे सीट डाल के। तहसील गए थे? हाँ, तहसील गए थे स्टे लेने के लिए। क्या बोले? वो निकलवा दिए हैं स्टे कागज। अभी वो साहब नहीं बैठे थे तो स्टे कागज नहीं मिला है, क्योंकि फार्म सब जमा करवा दिए हैं। अच्छा, जो सरहंगता से बना रहे हैं उनका क्या नाम है? बिक्कू यादव? और बिक्कू यादव नहीं, बिक्कू अग्रहरी है या गुप्ता है? अच्छा, गुप्ता। और एक ठो कन्हई अग्रहरी। 3 लोग हैं? हाँ, इसमें 3 लोग हैं। और बगल में जो 10 फीट का रोड गया है मेरे प्लाट से बगल से, उसमें ईदू खान का घर बना हुआ है रोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एसबीए चुनाव 969 में से सिर्फ 20 वकील मतदाताओं ने किया टेंडर मतदान। 13 जनवरी को होगा पूर्ण मतदान। 14 जनवरी को होगी मतगणना। अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री व कोषाध्यक्ष पद पर है मुकाबला। प्रत्याशियों ने कचहरी में वकील मतदाताओं से संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। सोनभद्र बार एसोसिएशन वर्ष 2026-27 के चुनाव के लिए शुक्रवार को अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री व कोषाध्यक्ष पद के लिए एसबीए सभागार में टेंडर मतदान कराया गया। कुल 969 वकील मतदाता है, जिनमें से सिर्फ 20 वकील मतदाताओं ने टेंडर मतदान किया। 13 जनवरी को पूर्ण मतदान कराया जाएगा, जबकि 14 जनवरी को मतगणना के बाद विजयी पदाधिकारियों को एल्डर कमेटी चेयरमैन के जरिए शपथ दिलाई गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुरेश सिंह एडवोकेट ने बताया कि जो वकील मतदाता किसी कार्य से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए शुक्रवार को टेंडर मतदान कराया गया। कुल 20 वकील मतदाताओं ने टेंडर के जरिए अपना मतदान किया, जिसमें आशीष कुमार, आशुतोष कुमार, लल्लन सिंह, ओम प्रकाश सिंह, श्रीनिवास मिश्र, श्याम कुमार, सुरेंद्र कुमार, पुष्पराज पांडे, अजय कुमार, संदीप मिश्रा, सतीश कुमार शुक्ला व राधाकांत द्विवेदी आदि शामिल हैं। सहायक चुनाव अधिकारी रणछोड़ प्रसाद पांडे एडवोकेट ने बताया कि 13 जनवरी को अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री व कोषाध्यक्ष पद के लिए 949 वकील मतदाता मतदान करेंगे। 4 पदों के लिए कुल 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक 6 प्रत्याशी भाग आजमा रहे हैं। वहीं महामंत्री पद पर 4, कोषाध्यक्ष पद पर 3 व वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनके लिए मतदान होगा। 14 जनवरी को मतगणना होगी और उसी दिन एल्डर कमेटी चेयरमैन के जरिए विजय पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी। शेष पदों पर 19 पदाधिकारियों का अकेला पर्चा दाखिल की वजह से निर्विरोध चुना जाना लगभग नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं तिलक नगर पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान अजय उर्फ सलमान पुत्र इसरार खान निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हरियाणा के रूप में हुई है। पीड़िता ने बताया कि उसके आरोपी से करीब 6 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी। आरोपी ने खुद को अजय बताकर पहचान छिपाई और बातचीत के दौरान पीड़िता को भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा और उसके बच्चों को भी अपनाएगा। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उससे अलग ही होने की कही तो आरोपी ने पत्नी को तलाक देने का भरोसा दिया और साथ रहने की बात कही। इस दौरान उसने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। इंदौर लौटने के बाद पीड़िता ने उससे संपर्क तोड़ लिया, लेकिन आरोपी ने अलग अलग नंबरों और फर्जी आईडी से कॉल व मैसेज कर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपी की सितंबर 2025 में आरोपी इंदौर आया और तिलक नगर क्षेत्र के एक होटल में पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद वह लगातार संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने अपनी सहेली को पूरी बात बताई और बाद में हिंदुवादी संगठन के लकी रघुवंशी से संपर्क किया।
आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर प्रभाग क्रमांक 8 में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कोल्हे पाटिल इन दिनों घर घर जाकर मतदाताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। घर घर प्रचार अभियान के दौरान गोपाल कोल्हे पाटिल नागरिकों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में पानी की समस्या, खराब सड़कें, नालियों की सफाई, कचरा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी मुद्दों पर लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। गोपाल कोल्हे पाटिल ने कहा कि महानगर पालिका में आम नागरिकों की आवाज मजबूती से उठाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव जीतने के बाद प्रभाग क्रमांक 8 के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी जाएगी और जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। स्थानीय ब्लॉक के ग्राम पंचायत लोहारता की पूर्व प्रधान स्वर्गीय राधा श्रीवास्तव की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को सोमपुर मनकट गांव में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राधा फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और ग्रामीणों ने स्वर्गीय पूर्व प्रधान राधा श्रीवास्तव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पुण्यतिथि के अवसर पर फाउंडेशन की ओर से छात्र छात्राओं के लिए भाषण और निबंध प्रतियोगिता समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भाषण प्रतियोगिता में लक्ष्मी ने अपने प्रभावशाली वक्तव्य से सभी का मन मोह लिया और प्रथम स्थान प्राप्त कर अव्वल रही। प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को सामाजिक विषयों पर अपनी बात रखने का मंच मिला। प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले अनूप, आदर्श, आलोक, लाडो, लक्ष्मी, रौनक, शिवांगी, राधा, राम बाबू, विद्यात्मा आदि दर्जनों बच्चों को फाउंडेशन की ओर से पठन पाठन सामग्री देकर उनका उत्साहवर्धन किया। संतोष भवन से शुरू हुई यह साइकिल रैली नाला सोपारा की प्रमुख गलियों और सड़कों से गुजरी, जहां पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ जोरदार नारेबाजी की गई। रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिससे साफ संकेत मिलता है कि जनता में खासा उल्लास देखने को मिल रहा है। उम्मीदवारों ने गली गली जाकर जनता से सीधा संवाद किया, स्थानीय मुद्दों को उठाया और विकास के वादों के साथ समर्थन मांगा। भारी भीड़ और जोश को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रभाग क्रमांक 18 में समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता का यह जोश मतदान के दिन किस और रुख करता है। इसी के साथ वसई विरार से हम आपको लगातार चुनावी अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सतना में छात्र आंदोलन पर सख्ती, NSUI पदाधिकारियों को पुलिस ने उठाया, बल प्रयोग के आरोप नेता अस्पताल में भर्ती। सतना से इस वक्त की एक और बड़ी संवेदनशील खबर सामने आ रही है। डिग्री कॉलेज के सामने आंदोलन कर रहे NSUI पदाधिकारियों को पुलिस ने जबरन हटाया, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने न सिर्फ बल प्रयोग किया बल्कि उनके टेंट और आंदोलन सामग्री को भी उखाड़कर फेंक दिया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे NSUI नेता आनंद पांडे की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस पूरे मामले पर SDM सतना सिटी राहुल सिलाटिया ने सफाई देते हुए कहा कि यह कार्रवाई डेली स्वास्थ्य जांच के तहत की गई है। उनके अनुसार आंदोलनरत छात्रों को शाम को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसके बाद एहतियातन उन्हें अस्पताल लाया गया। फिलहाल अस्पताल में भी उनका मेडिकल चेकअप जारी है। वहीं दूसरी ओर NSUI छात्रों ने पुलिस पर छीना झपटी और जबरदस्ती की गंभीर आरोप लगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक सिटी कोतवाल रविंद्र द्विवेदी पर भी सवाल उठ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि डिग्री कॉलेज गोलगवा थाना क्षेत्र में आता है, इसके बावजूद सिटी कोतवाल मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की। छात्रों का आरोप है कि जहां कोलगवा थाना प्रभारी और CSP ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया, वहीं सिटी कोतवाल की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अनशन पर बैठे छात्रों पर यह कार्रवाई सत्ता के इशारे पर की गई, और अगर नहीं तो फिर यह आदेश किसका था। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई जांच का विषय बनी हुई है।
जबरदस्ती नहीं सर, ये देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन जबरदस्ती पुलिस प्रशासन आंदोलन के दौरान धरना पर भाजपा सरकार जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन जबरदस्ती हम लोग के आंदोलन के बीच में चालुओं के लिए आंदोलन है सर, जबरदस्ती लिया जा रहा है एम्बुलेंस में। सर आप फोन क्यों छीन रहे हैं सर? सर फोन क्यों छीन रहे हैं सर? ये हमारे फोन छीनने की कोशिश कर रही है, हरकत मत चलो चलो भाई, चलो बढ़ाओ यार। फरस गांव के नवीन कॉलोनी वार्ड क्रमांक 2 में 9 दिवसीय रामकथा की अमृतमय वर्षा होने जा रही है। यहाँ के कृष्ण नारायण गौतम व श्रीमती रीता गौतम के आवास में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 दिवसीय संगीतमय कथा का आयोजन हो रहा है। अयोध्या के परम पूज्य गुरुदेव स्वामी विजयानंद शास्त्री व श्री कमल कृष्ण मिश्र जी की ओजस्वी वाणी से भक्त कथा का रसपान करेंगे। उनके साथ ही सहयोगी कलाकार भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस आयोजन को लेकर फरस गांव के आसपास के गांव में धर्म अनुरागी भाई बहनों को कार्यक्रम का आमंत्रण दिया गया है, जिसे लेकर लोगों में भारी इंतजार है। आज राघवेंद्र सरकार की कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें जजमान के साथ बड़ी संख्या में भक्तों ने भागीदारी की। 9 दिन की श्री राम कथा के बाद भव्य भंडारे का भी आयोजन होगा। वसई विरार शहर महानगर पालिका चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। दिन में रोड शो और रैलियां हो रही हैं, तो सुबह और शाम घर घर जाकर मतदाताओं से सीधा संवाद साधा जा रहा है। इसी कड़ी में वसई मनपा के प्रभाग क्रमांक 23 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनसंपर्क अभियान और भी आक्रामक कर दिया है। भाजपा पैनल के उम्मीदवार स्थानीय सोसाइटियों में पहुंचकर नागरिकों से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और विकास का भरोसा दिला रहे हैं। उम्मीदवारों ने साफ कहा है कि सड़क, पानी, साफ सफाई और मूलभूत सुविधाएं उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर के हीरानगर क्षेत्र में मोबाइल टावरों से महंगे और अहम उपकरण चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अलग अलग इलाकों में मोबाइल टावरों से BBU यानी बेस बैंड यूनिट चोरी की जा रही थी। यह यूनिट मोबाइल और फाइबर नेटवर्क को संचालित करने के लिए बेहद जरूरी होती है और इसे देश में बनाया नहीं जाता बल्कि इंपोर्ट किया जाता है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने इस मामले में विशेष जांच शुरू की। जिन जिन टावरों से BBU यूनिट चोरी हुई थी, वहां के आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और तकनीकी टीम की मदद भी ली गई। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि इस तरह की चोरी में शामिल एक आरोपी सुकलिया क्षेत्र में मौजूद है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर विजयनगर और बापट चौराहा क्षेत्र के 3-4 मोबाइल टावरों से BBU यूनिट चोरी की थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 4 BBU यूनिट जब्त की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल पिता गिरधारी लाल 84 निवासी नरसिंहपुर के रूप में हुई, जो फिलहाल विजयनगर क्षेत्र में रहकर छोटे मोटे काम करता था। फिलहाल इस मामले में 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस यह भी जांच करे कि चोरी किए गए उपकरण कहां और किसे बेचे जा रहे थे। हाँ सर, मोबाइल टावर में से कुछ यूनिट चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये थाना हीरानगर में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो मोबाइल टावर्स होते हैं उसमें एक 5G नेटवर्क को संचालित करने के लिए एक इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, जिसे BBU यूनिट बोला जाता है, बेस बैंड यूनिट। ये यूनिट जो होता है काफ़ी मतलब
कॉस्टली होता है और इसे इंपोर्ट किया जाता है, इंडिया में इसको नहीं बनाया जाता है। और लगातार इस तरह की चोरियों की घटनाएं हो रही थी। पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू किया और कुछ मुखबिर लगाए थे और जिन स्थानों से ये चोरी हुआ था उन स्थानों का आसपास के लोगों से भी बात की थी। और कल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि व्यक्ति जो है जो इस तरह के इक्विपमेंट को चुराता है वो सुखलिया के पास में बैठा हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी करके उसको पकड़ा और जब पूछताछ की तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसके और उसके दो साथियों ने ये जो बेस बैंड यूनिट है इसको चुराया है। अलग अलग सुखलिया और विजयनगर के एक टावर है वहाँ से और बापट चौराहा चार टावरों से चुराया था। पुलिस ने पूरा चारों जो बीबी यूनिट थी उसको पुलिस ने जब्त किया है और इससे अभी पूछताछ की जा रही है। आरोपी का नाम है राहुल, पिता गिरधारी लाल चौरसिया है। मूलतः ये नरसिंहपुर का रहने वाला है और यहाँ पर ये विजयनगर क्षेत्र में रहता था और छोटा मोटा काम किया करता था। ये यूनिट क्या काम होता है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये यूनिट जो है एक जो 5G नेटवर्क होता है उसको संचालित करने में यूज़ होता है। आप भी चीज़ में जानते तो पूरा सब इसके नॉलेज में था ये? हाँ जी हाँ, उसके नॉलेज में था और पुलिस द्वारा और भी पूछताछ की जा रही है इसमें। और दो आरोपी इसमें फरार है। पुलिस जल्दी उनको भी पकड़ लेगी और इसमें जैसा मैंने बताया कि इसमें ये एक विशेष इक्विपमेंट है जिससे 5G नेटवर्क चालू होता है और इसका उपयोग किस तरह किया जा रहा था, कहाँ बेचा जा रहा था, ये इस सभी बिंदुओं पर नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लखनऊ 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक जारी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मौजूद, यूपी प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे बैठक में शामिल। नेता विधानसभा आराधना मिश्रा मोना भी बैठक में मौजूद। सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर, तौकीर आलम और प्रदीप नरवाल भी मौजूद। राज्यसभा नेता उपनेता प्रमोद तिवारी बैठक में शामिल। PL पूनिया सहित सांसद, पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद। कमेटी बैठक में चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। मनरेगा और SIR जैसे मुद्दों पर भी बनेगी आगे की रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। किसानों को मिली राहत। गुड़ विपणन केंद्र में SDM की मौजूदगी में शुरू हुआ खाद वितरण। रीवा जिले के गुड़ विपणन केंद्र में खाद वितरण को लेकर चल रहे असंतोष के बीच आज किसानों को बड़ी राहत मिली। मौके पर पहुंचे SDM सुधाकर सिंह और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में खाद वितरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू कराई गई। खाद की मांग को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही थी, लेकिन प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। SDM सुधाकर सिंह ने स्पष्ट किया कि गुड़ विपणन केंद्र में खाद की कोई कमी नहीं है और नियमों के तहत नियमित रूप से वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते दिन की 310 किसानों को खाद वितरण के लिए टोकन जारी किए गए थे, जिनके आधार पर हर किसानों को खाद उपलब्ध कराई जा रही है। वितरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। SDM ने यह भी कहा कि कुछ लोगों द्वारा चक्का जाम करने का प्रयास किया गया था, जिसका उद्देश्य केवल क्षेत्र में अशांति फैलाना था। प्रशासन ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया और किसानों के हित में त्वरित निर्णय लिया गया। प्रशासन का दावा है कि आने वाले दिनों में भी गुड़ क्षेत्र में खाद की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी, ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो। डॉक्टर SK त्रिपाठी, कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के साथ कुछ बात करते हैं ठंडी के बचाव के बारे में, जैसे कैसे बचाव होती है। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जी आपको भी। जैसे ठंडी है, कुछ हार्ट के पेशेंट लोग होते हैं जी, तो उनका बचाव करने का क्या तरीका अपनाया गया है? देखिए, हार्ट के पेशेंट ठंडियों में बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, ये तो सबको पता है। एक्चुअली में ठंड में होता क्या है कि जो लंग्स होते हैं उसमें
बेसिकली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ठंड में ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो पल्मोनरी कंजेशन है वो भी ठंड में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो ठंड में बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली हार्ट की जो लंग्स की जो एयर पाइप्स होते हैं, जिनको हम ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, वो ठंड में जो है ज़्यादा हाइपर रिएक्टिव होती हैं कुछ लोगों में, और उन्हीं में चांसेस ज़्यादा होते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और हार्ट के जो फेल्योर के जो पेशेंट होते हैं उनमें सांस फूलने की समस्या ज़्यादा होती है। दूसरी बात, हार्ट अटैक के केसेस भी देखे गए हैं कि ठंड में बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न ये है कि ठंड में सिंपैथेटिक सर्ज ज़्यादा होता है, और दूसरी बात कार्डियक वर्क ज़्यादा होता है शरीर को गर्म रखने के लिए। जो नसें होती हैं वो थोड़ा सा संकुचित होती हैं, हाइपर रिएक्टिव होती हैं, तो इस वजह से बॉडी के स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का रिस्क ज़्यादा होता है। तो मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ठंड में जो है वो अपने जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जैसे हाथ हैं, पैर हैं और जो कान है, इनको ढक के रखें, मफलर का यूज़ करें, दस्तानों का यूज़ करें, मोजे पहन के जाएं। स्पेशली ऐसे लोग जो हार्ट के रिस्क में पहले से हैं, जैसे स्मोकर हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या जिनको पहले से हार्ट डिजीज जैसे हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक है, ऐसे लोग ठंड से बचें। हीरोपंथी ना दिखाएं कि हमें ठंड में निकलना है और ठंड में निकल के और घोर ठंड में एक्सरसाइज करना है, ऐसा ना करें। अपने साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, ठंड से पूरी तरह से बचें। क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल यंग लोग एक्सरसाइज करते समय या ट्रेडमिल में या हैवी वेट लिफ्टिंग के टाइम में कार्डियक अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि वो अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। कोई सिंपल सी रील या मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और अगले दिन से ही सुपर वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी और कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मोटिवेट हों, लेकिन जो अपना प्रोसेस है उसको थोड़ा सा लॉन्ग रखें। ऐसा नहीं कि सडनली आप एक ही दिन में तो आप बॉडी बिल्डर नहीं बन जाएंगे, है ना। तो एक प्रोसेस होता है हर एक चीज़ का। स्लो प्रोसेस से अगर आप करेंगे तो लंबे समय तक आप चल पाएंगे, हेल्दी भी हो पाएंगे और अपने हार्ट का भी ध्यान रख पाएंगे। सर एक ये कौन सी बात होती है कि मतलब जब ठंडी आती है तभी नस ब्लॉक होते हैं हार्ट के? जी, मैंने वही बताया कि ठंड में कार्डियक वर्क ज़्यादा होता है, सिंपैथेटिक सर्ज ज़्यादा होता है, नसें संकुचित ज़्यादा होती हैं, खून गाढ़ा होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। यही वजह है कि ठंड में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का रिस्क ज़्यादा होता है। जी, नशे वालों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नशा तो सबको पता है, किसी भी टाइप का नशा हार्ट के लिए या ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा नशा जो लोग करते हैं, यंगस्टर करते हैं, वो है स्मोकिंग। बहुत सारे लोग कफ सिरप का भी नशा कर रहे हैं, मेडिकल नशा भी कर रहे हैं, और तंबाकू, गुटखा, ये सब तो आम बात हो गई है। तो नशा कोई भी अच्छा नहीं है, चाहे वो मेडिकल नशा हो या तंबाकू या कोई भी इस टाइप का नशा हो। इवन आप लगातार इंस्टाग्राम, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया में बिंज वॉच कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स दे रहे हैं दिन भर बैठे बैठे, वो भी एक नशा है। तो नशे से दूर रहें, किसी भी टाइप का नशा हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। एक्टिव रहें, दिन भर में कम से कम 10,000 स्टेप्स चलें, फल हरी सब्जियां खाएं, बाहर का ना खाएं, मार्केट की चीज़ें अवॉइड करें, घर का खाना खाएं, स्ट्रेस से दूर रहें, मेडिटेशन डेली करें, प्रॉपर स्लीप लें 7 से 8 घंटे की। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। सर आपने इतना समय हमारे चैनल के लिए दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी, धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ग्राम दुधली ने इतिहास रच दिया है, जब भारत स्काउट्स एवं गाइड के तत्वाधान में प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का शुभारंभ हुआ। इस भव्य आयोजन का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में हजारों रोवर रेंजर्स की अनुशासित उपस्थिति ने वातावरण को राष्ट्रभक्ति और सेवा भावना से भर दिया। राज्यपाल ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि रोवर रेंजर युवा भारत की वह शक्ति है जो समाज को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने इस आयोजन को केवल शिविर नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्र सेवा का सशक्त मंच बताया। देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों ने मार्च पास्ट और ध्वजवंदन के माध्यम से एकता और अनुशासन का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। जम्बूरी के पहले ही दिन प्रशिक्षण, संवाद सत्र और सांस्कृतिक गतिविधियों की शुरुआत हो गई, जहां सेवा संस्कार और नेतृत्व का समन्वय स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह आयोजन आने वाले दिनों में राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा देगा।
फैक्ट्री से मजदूरी कर घर लौट रहे एक युवक को चोर होने के संदेह में विद्युत पोल में बांधकर जमकर पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। मामला मोतीपुर थाना के मोरसंडी गांव का बताया गया है। उक्त घटना की सूचना डायलेक्ट सुमारा की ड्यूटी में तैनात एएसआई सुमेर उक्त घटना की सूचना डायलेक्ट सुमारा की ड्यूटी में तैनात एएसआई सुमरेंद्र पासवान को मिली। तत्परता दिखाते हुए डायलेक्ट सुमारा की टीम मौके पर पहुंची और वहां विद्युत पोल से बंधे युवक को मुक्त कराने के साथ इलाज के लिए मोतीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मुजफ्फरपुर SKMCH रेफर कर दिया है। वहीं उक्त घटना को लेकर पीड़ित के पिता रामबाबू साहनी ने मोतीपुर थाने में आवेदन दिया है। पीड़ित युवक की पहचान कल्याणपुर हराना निवासी रामबाबू सहनी के पुत्र मिथिलेश कुमार के रूप में हुई है। चित्रकूट थाना राजापुर कनकौटा ग्राम पंचायत से बड़ी खबर, जहां गरीबों पर हुआ बहुत बड़ा अत्याचार। बीते एक वर्ष पहले सुग्गी पत्नी सुरेश कनकौटा निवासी को कुत्ते को जान से मारने को लेकर राम सवारी पत्नी पिंटू व पिंटू पुत्र कोढ़ा हुआ व अन्य 5 लोगों ने मिलकर मारा पीटा गया। सुगी पत्नी पिंटू को आनन फानन में राजापुर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से राजापुर के डॉक्टरों द्वारा जिला चिकित्सालय को रेफर किया गया, जिसमें से मात्र 4 लोगों का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। अभियुक्तगण अभी भी जेल की सलाखों के बाहर और उल्टा ही प्रार्थियों से हुई किस्मत को लेकर अभियुक्तों ने क्षेत्रीय पुलिस से मिलकर थाना प्रभारी पंकज तिवारी के कार्यकाल में मिलकर प्रार्थियों के ऊपर अन्य सदस्यों सहित 5 लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। दर्ज करवाने के पश्चात न्यायालय द्वारा जनवरी 2020 में डाक द्वारा भेजा गया सम्मन जब प्रार्थी पक्ष को मिला, तब वहां चौकन्ना रह गए और सोच में डूबे प्रार्थीगण इधर उधर न्याय की गुहार लगाने को हो रहे मजबूर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर प्रदेश भर की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में 2 जनवरी से 9 जनवरी तक चावल उत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जिले के विकास खंड परस गांव अंतर्गत ग्राम पंचायत टीटाड़ी, जैतपुरी, जामगांव, शंकरपुर के शासकीय उचित मूल्य दुकानों में छत्तीसगढ़ रजत जयंती चावल उत्सव मनाया गया। साथ ही ग्राम पंचायत सलिना, ग्राम पंचायत बारेगा और ग्राम पंचायत तीतरवंद के शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की उपस्थिति में चावल उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी हितग्राहियों को माह जनवरी का चावल, शक्कर एवं नमक का वितरण किया गया। साथ ही हितग्राहियों की EKYC प्रक्रिया की भी पूरी की गई। इस अवसर पर ग्राम के प्रमुख जन, सरपंच, पंच, कोतवाल, पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।